जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टाइम बड़ा कम रह गया है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़रा जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके चलूँ। जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये अली तारिक साहब एफएफसी में पहले कवर कर चुका हूँ, तो आप चेक कर लीजिए। मैं पहले एफएफसी कवर कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस के अंदर होगा। वालेकुम सलाम नुमान साहब, एहसन हयात साहब, थैंक यू। जनाब, व्हाट आई विल बी ट्राइंग के अभी ओवर द वीकेंड मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आए हैं, इनबॉक्स भी आए हैं। आप लोग सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट हैं, कुछ रिक्वेस्ट हैं जो काफ़ी देर से पेंडिंग है, विच आई वाज गोइंग टू कवर, बट कुछ लोग जो हैं वो बड़े बुरे किस्म के दो चार शेयर्स के अंदर फंसे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। सो आई वांट के आज की वीडियो में मैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं, फिर उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं रेगुलरली आऊँ और मैं रेगुलरली जो है वो चीज़ों को कवर करता रहूँ। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आज, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को बताऊं सही क्या है और गलत क्या है। एक स्टॉक गुरु है सो कॉल्ड, मीर मोहम्मद अली खान। ये बंदा टोटली चोर है, पक्का चोर है। और लेकिन उसको जनाब, बिकॉज वो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है, बहुत बड़ा स्टॉक इन्वेस्टमेंट गुरु कहता है, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरे अपने दोस्त उसको फॉलो करते हैं। अपने दोस्त क्या, जो मेरे ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के कुछ अच्छे रिप्यूटेड वेल रिप्यूटेड लोग हैं, वो उस बंदे को फॉलो करते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार वाई आर यू फॉलोइंग दिस पर्सन, यू नो कि ये बंदा जो है क्रुक है, ये बंदा सीधा सही बंदा नहीं है, तो फिर तुम उसको क्यों फॉलो करते हो? एंड दे से कि यार प्रूफ तो नहीं हुआ कुछ अभी फिलहाल, मतलब बातें ही हैं उसके बारे में, इसलिए इस बंदे को मैं हम लोग फॉलो करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि इन लोगों को प्रूफ क्यों नहीं समझाते। आप लोग अकल के अंधे तो नहीं होना यार, आप इंसान हो, जानवर तो मैं हूँ, आप लोग तो इंसान होना यार, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूयॉर्क की कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर इसको कन्विक्ट किया गया, वहां से बंदा भागा। जब ये बंदा वहां से भागा, अब इसके सामने जब ये रखते हैं तो ये कहता है कि जी मैं मुसलमान था और मैं जनाब बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने वाला था, जिसकी वजह से ये लोग मेरे से जलते थे और उन्होंने मुस्लिम की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया। फिर उसके बाद ये जाफरी साहब वाला इशू हुआ था, इन्वेस्टर्स लॉन्च वाले हैं, इनके साथ इस बंदे ने बड़ी नाइंसाफ़ी की, बड़ी ज़्यादती की। और उस बंदे ने, इस बंदे ने, जाफरी साहब ने भी फिर हाईलाइट किया इस चीज़ को। और तब भी आईटी इंडस्ट्री के बड़े और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बड़े और मेरे अपने बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, वो तब भी इस बंदे को, मोहम्मद अली खान, मीर मोहम्मद अली खान को सपोर्ट करते रहे कि कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ, कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ। ये बंदा यार साफ नजर आ जाता है यार, आप लोग क्या बेवकूफ़ हो। सिर्फ एक बंदे के पास जो थोड़ा सा उसके पास बात करने का तरीका है, सलीका, आप लोग उसको फॉलो करते जा रहे हो। अब एट लास्ट डॉन ने एक आर्टिकल निकाला जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मीर मोहम्मद अली खान जो है उसको एस सी पी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और एस सी पी वाले जो हैं वो उसके ऊपर प्रॉपर अपना एक केस बिल्ड कर रहे हैं। उसके ऊपर अब वो ये बोलेगा कि नहीं जी ये डॉन वाले तो हैं ही पाकिस्तान के खिलाफ और ये हो गया वो हो गया, लेकिन और भाई डॉन वालों को आप छोड़ो, डॉन वालों ने उस आर्टिकल के अंदर एस की प्रेस रिलीज दी हुई है। आप एस की प्रेस रिलीज देखिए, 9 मई 2017 की, और उसके अंदर एसएससीपी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टाइल्ड स्टॉक गुरु मीर मोहम्मद अली खान वो लोगों को
लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था इंटरनेट के ऊपर बैठा। अब इससे ज्यादा बड़ा आपको क्या चाहिए सबूत? एससीपी जब सीधा बोल रहा है कि जी ये बंदा हम लोगों ने, और एससीपी कहता है हम लोगों ने रेड हैंडेड पकड़ा है ये बंदा, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रूफ भी दिया है कि इस बंदे ने पहले, दो तीन एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कहा पहले इस बंदे ने स्टॉक्स उठाए अपनी अम्मी के अकाउंट से, स्टॉक उठाए हैं, चालाक तो है ही, अपनी अम्मी के अकाउंट से स्टॉक उठाए हैं, और उसके बाद उसने फेसबुक के ऊपर लोगों से कहा है कि यार ये खरीदना शुरू करो, और उस पर उसके बारे में भी गलत खबर, कंपनी के बारे में भी गलत खबर फैलाई है, और फिर कंपनी ने भी आके कहा है कि जी हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी। अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, अच्छा एसएससीपी ने स्नैपशॉट भी शेयर की हुई है इसकी, और फिर इवन मतलब ये एससीसीपी के रिप्रेजेंटेटिव गोंदल साहब हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने एफआईए को कांटेक्ट किया है कि इसका नाम जो है, इस बंदे का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, भाग ना जाए फिर। भाई अब इससे ज्यादा इजंट दिस इनफ? आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जो है वो क्रूक है? इस बंदे की बात इसने जनाब अपने, और आप लोग कहते हैं कि अच्छा है ठीक है, हम लोगों को इस बंदे को फॉलो करने से किसी का क्या, या इस बंदे के साथ अच्छे से हंस के बात करने से हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे? भैया आप नुकसान कर रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बड़े हो, आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आपका बड़ा नाम है, जब आप इस तरह के बंदे को फॉलो करते हो तो आप इंडोर्स कर रहे हो उसको। आप कहते हो जी हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े इस्लामी हैं, आप जालिम का साथ दे रहे हो यार। वो अवाम के पैसे खाता है, चोर आदमी, यूनिवर्सिटीज वाले उसको लेक्चरों के लिए बुला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, हद होगी यार, आपको बिल्कुल ही अंधे हो गए हो यार आप लोग। आप पढ़े लिखे लोग नहीं बोलेंगे तो लोगों को किस तरीके से समझ आएगी इस बात की? अच्छे खासे लोगों को उनके मेहनत की कमाई जनाब ये लोग लूटते फिरते हैं, और जनाब बड़े बड़े यहाँ पे स्टॉक गुरु बने फिरे। हद हो गई यार। तो मैं मतलब आप अगर जालिम का आप साथ दे रहे हैं, एक किस्म का क़यामत के दिन आप लोग उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता था उसके बारे में, अनजान बने पड़े हैं, और आप लोग बैठे हुए हैं साइड पर लेकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके स्टेटसेस के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। लानत है आप लोगों के ऊपर। अगर वो हरामी है तो आप लोग भी हरामी हैं यार। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इससे ज्यादा आप लोगों को प्रूफ क्या चाहिए? सिर्फ एक बंदा इसलिए कि वो जनाब जरा अच्छे कपड़े पहन लेता है, आप जनाब उसके थले ही लग गए हो यार। मेरे 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 लिहाज से ये बंदा जो है, नौमान खान द लेजेंड हो गया, बोला रिकॉर्ड हो गया, आपके ये कंदील बलोच, ये सब लोग आप लोगों से तो बेहतर हैं यार। एटलीस्ट जो जो उनका दिल चाहता है वो सीधी बात तो करते हैं आप लोगों की तरह यार। वो किसी जालिम का साथ तो नहीं देते। एनीवेज, मैं स्टॉक्स की बात करूँ, साजगर इंजीनियरिंग में पहले कर चुका हूँ, खिजर रियाद साहब कवर। बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक्स टू रीड, बहुत सारी किताबें हैं जी। आई विल डिस्कस देम। अब कुछ लोग जो हैं वो कुछ स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल फंसे हुए हैं। मैं इस वजह से ट्राई करूंगा कि आज मैं जो उनसे बात करूं वो इस लिहाज से बात करूं कि स्टॉक का मसला क्या, स्टॉक है क्या, आप लोग एजुकेट भी हो जाए। स्टॉक का मसला क्या है, प्राइस क्यों नीचे है, और अगर फंसे हुए तो अब क्या करो। कुछ लोगों को एडवाइस करूंगा कि वो उससे निकलें, कुछ लोगों को एडवाइस करूंगा कि यार फिर पकड़ के बैठे रहो, ऊपर चला ही जाएगा स्टॉक। तो ये सबसे ज़्यादा लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, PIBTL के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये स्टॉक पहले भी डिस्कस किया, आई डोंट नो वीडियो कहाँ चली गई उसकी, किसी और मैंने उसके ऊपर चैनल के ऊपर मेरे ख्याल में डिस्कस किया है। अभी लोग कह रहे हैं 30 से 32 रुपए की परचेज है। जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ जो फंसे हुए हैं, एक साहब हैं जो 35 की बात कर रहे थे, अभी 26 पे चल रहा है। ये दिसंबर से जनवरी के अंदर इसमें भी पहाड़ बना था, 32 से 40 पे गया, फिर 32 के ऊपर आया, और अब ये अपने लोएस्ट के ऊपर चल रहा है। एस्टे सेक्टर भी इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। वैसे ये शेयर है क्या, आप लोगों को वैसे थोड़ा पता होगा कि हमारा पाकिस्तान का जो पहला ऐसा टर्मिनल है जो कोल और क्लिंकर और सीमेंट को हैंडल करेगा।
तकरीबन $290 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। और ये मेरीन ग्रुप वालों का, आईएफसी वालों ने भी इसके अंदर थोड़ा सा शेयर लिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये टर्मिनल क्या होता है। पाकिस्तान की तकरीबन 95% ऑफ जो ट्रेड होती है वो सी से होती है। और इसके अंदर हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं। कराची पोर्ट है जो फ़िलहाल सबसे बड़ा है, वहाँ से तकरीबन 50 मिलियन टन की ट्रेड जो है वो हो रही होती है। पोर्ट कासिम है 33 मिलियन टन की, और फिर गवादर है, गवादर भी स्टार्ट ही 1 मिलियन टन मैक्सिमम कर लेता है। हमारा एक लिस्टेड शेयर है PICT, ये फर्स्ट टर्मिनल था, कंटेनर टर्मिनल था। और लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो 0.75 मिलियन टन्स की है। इन कंट्रास्ट टू दिस PIBTL की कैपेसिटी जो है वो 16 मिलियन टन की है, और ये डर्टी कार्गो टर्मिनल है पाकिस्तान का पहला। अब ये जो 16 मिलियन टन है इसमें से तकरीबन 12 मिलियन टन जो है वो उसकी कोल की कैपेसिटी है, 4 मिलियन टन जो है सीमेंट और क्लिंकर की कैपेसिटी है। और एक और जो अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। तकरीबन 2 लाख के क्लिंकर तक स्टोर कर सकते हैं, 2 लाख टन तक, और 1 मिलियन टन तक के तकरीबन कोल भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जितने भी इंपोर्ट्स हो रही हैं कोल की, वो लोग यूज़ करते हैं आपका ये जो कराची पोर्ट है, वहाँ से कोल की इंपोर्ट हो रही है। तो ये जो आपका PIBTL का अभी पोर्ट स्टार्ट होगा, क्या ये इतना कंपेटिटिव है कि लोग जो है वो कराची पोर्ट से इधर आ जाएंगे? वैसे कंपेटिटिव तो है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है। फिर कराची पोर्ट के ऊपर डबल हैंडलिंग हो रही होती है, वो भी नहीं यहाँ पर होती। और दूसरा ये है कि कराची पोर्ट इतना मैकेनाइज नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर। ये ज़रा सा आपका ये जो PIBTL है ये थोड़ा सा सही प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप किया है, लेटेस्ट है। फिर डिमांड, अगर चलो पोर्ट बन गया, फिर इनकी डिमांड होगी कि नहीं होगी। अब देखें, कोल की काफ़ी डिमांड आने वाली है आगे जाकर, क्योंकि कैप्को वाले जो हैं उन्होंने भी कहा है हमें मुजफ्फरगढ़ में प्लांट चाहिए। फिर लकी वाले जो हैं वो भी 660 मेगावाट के प्लांट की बात है। फिर एग्जिस्टिंग ये जो IPPs हैं ये लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं कोल की तरफ, LP KJP हो गया। तो तौकीर साहब, मैं SNGB के ऊपर भी बात कर चुका हूँ। रिजवान साहब, आई विल कवर PSO एज वेल आफ्टरवर्ड्स। अभी मैं ज़रा जो लोग फंसे हैं उनको बता दूँ। तो डिमांड भी होगी, फिर ये प्राइस कितनी चार्ज करेंगे। वैसे ये जो आपका KPT है, कराची पोर्ट है, ये तकरीबन पर टन के ऊपर ये होता है, जो पर टन के ऊपर तकरीबन $3 से $5 चार्ज कर रहे होते हैं जो भी सामान आता है। तो PIBTL जो है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इनके बारे में बातें हैं कि 5 से ऊपर ही चार्ज करेंगे, इनका 6, 7, 8 जितना भी हो सकता है उतना चार्ज करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देख के जनाब, अगर मैं स्टॉक को देखूं तो 2018 के अंदर बड़ी मुश्किल से ये स्टॉक जो है, अगर बहुत ही अच्छा आप सोचें तो फिर जाकर ये स्टॉक ₹1 का अर्निंग दिखाएगा। 2018 के अंदर बड़ी मुश्किल से ₹1 की अर्निंग दिखाएगा। 2019 में आराम से ₹1 दिखा ही देगा तकरीबन। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी ये स्टार्ट है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चीज़ें आएंगी, थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी इनको पोर्ट की, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। तो इसकी वजह से मतलब ज़्यादातर 70 पैसे की अर्निंग आएगी इस साल की। अब अगर आप देखते हैं जो PICT है, इसका जो कंपैटिटर है PICT, उसकी ₹26 की EPS है और 370 का वो शेयर है, 15 के PE के ऊपर चल रहा है। तो अब अगर हम कहें कि जी PIBTL जो है ये बहुत अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, ये है वो है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चलो
फर्ज कर लें 20 भी है, 20 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी है, अगर मैं उसको इसकी अर्निंग्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये शेयर 16 से 20 रुपए से 16 से लेकर 20 रुपए के दरमियान रहना चाहिए, इससे ऊपर का फिलहाल ये शेयर नहीं है। 2019 के अंदर जाकर ये शेयर 20 से ऊपर की कहानी लगती है, उससे पहले ये शेयर इतने ऊपर का मुझे नहीं लगता। ऊपर जाएगा लेकिन 2019 तक जाएगा। देखें, अब आप अगर फंसे हुए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अभी जब इसकी कमीशनिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी तो सट्टेबाज एक दफ़ा फिर इसका पहाड़ बनाएंगे, तो उस वक्त ट्राई करें कि जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने शेयर बेचें और निकलें। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी फ़िलहाल 2 साल आप वेट नहीं कर सकते, इस स्टॉक से निकलने की ट्राई कीजिए। मोहम्मद बिलाल साहब, TRG में अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ। अच्छा, रिजवान शहजाद साहब, नॉट फॉर द पर्सन यू टॉक्ड इन द। सर मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ हरामी, मैं अपने उन दोस्तों को और अपने उन दोस्तों को कह रहा हूँ हरामी जो लोग उसको फॉलो करते हैं। आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन जो लोग जानते हुए कि ये बंदा जालिम है, ये बंदा झूठ बोलता है, और फिर उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं हरामी बोलूँगा यार, मैं किससे डरता थोड़ी हूँ यहाँ पर बैठा। फिर जनाब ये और कौन सा था, रोशन पैकेजेस। रोशन पैकेजेस का काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि रोशन पैकेजेस का क्या किया जाए। तो अभी ये शेयर तकरीबन चल रहा है 64 का, रोशन पैकेजेस। 2002 की ये कंपनी है, रोशन ग्रुप वाले हैं, इनका ये उर्दू डाइजेस्ट भी होता था, एक दो और छोटे मोटे डाइजेस्ट भी हैं जिसमें थोड़ी सी गंदी गंदी कहानियाँ होती हैं जो हम बचपन में पढ़ते होते थे बाथरूमों में बैठ के। एनीवेज, फ्रूट एक्सपोर्ट भी ये लोग करते हैं, और इनका काम ये जो आपके गत्ते होते हैं, गत्ते के डब्बे होते हैं, ये वो बनाते हैं जो ब्राउन वाले जो होते हैं, जिसके अंदर फ्रूट या ये कार्टन जिसको कहते हैं हम लोग इसे कार्टन कहते हैं, वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम होता है कोरुगेटेड पैकिंग। और दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल पैकिंग, ये थोड़े से ये जो शॉपर वगैरह वाले पैकिंग होती है वो भी, ये पैकेट जो होते हैं छोटे वो भी बनाते हैं। और इनके काफ़ी कस्टमर्स हैं, यूनिलीवर भी इनका कस्टमर है, पेप्सी कोला, फिर कॉल्सन सलांटी वाले भी इनके कस्टमर हैं। इनकी स्टोरी ये है कि जी ये अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं तकरीबन कोई 2 बिलियन की, और 2 बिलियन की, सॉरी इनकी एक्सपेंशन कॉस्ट है। तकरीबन इनकी अभी कैपेसिटी जो है वो 30,000 टन है, जिसको इन्होंने डबल किया है 60,000 टन के ऊपर। मार्केट शेयर इनका तकरीबन इंडस्ट्री के अंदर 11% है। फ्लेक्सिबल पैकिंग जो है उसके भी ये लोग कर रहे हैं, बल्कि उसकी ज़्यादा कर रहे हैं, 3.6 थाउजेंड टन से तकरीबन 11,000 टन के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी ये कंपनी जो 30,000 टन का मैंने जो आपको पहले बताया, तकरीबन 95% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रही है। तो इनको एक्सपेंशन की ज़रूरत है, जिसके लिए ये लोग आप लोगों से पैसा मांगने आए थे, तो पैसे आप लोगों ने दे दिए हैं। इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि एक कहानी चल रही है इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, कि ये कोई सनताओ पेपर मिल लगा रहे हैं, शेखोपुरा के अंदर होगी, चिड़े खाएंगे वहाँ पर, और मिल भी लगा दी है साथ साथ, और वहाँ पर 12 मेगावाट का प्लांट भी लगा रहे हैं, जिससे इनको रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी बचेगी। इस पूरी कहानी का अंदर यह है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, तो उसकी वजह से इसका शेयर जो है वो ऊपर जाना चाहिए। देखें, एक जो चीज़ इस कंपनी के अंदर है वो ये कंपनी बनाती है पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर हर कंपनी का बड़ा छोटा प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब जब थोड़ा सा इनका भी तकरीबन 10 से 13% के दरमियान प्रॉफिट मार्जिन है। अब जब ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है, एक नई मशीनरी लाकर इन्हें फिट कर दी है अपने पास, उसकी डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा होगी कि शुरू में इनकी अर्निंग्स जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहेगी। शुरू में इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ रही है। कैश फ्लोज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इन्वेस्टर तो अर्निंग देखता है ना, EPS देखता है।
ईपीएस थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, मार्जिन इनके थोड़े से कम होंगे। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्राइसिंग का अगर आपको बता दूं, तो आप अगर इसके कंपैटिटर्स देखते हैं तो पैकेजेस को आप निकाल दें, पैकेजेस तो है ही अलग कहानी। चिराट को देख लें, फ्लेक्सिबल वालों को देख लें, फ्लाइंग वालों को देख लें, सिक्योरिटी पेपर भी निकाल दें, वो पैकेजिंग नहीं बनाते, उनका काम ही वो तो नोट छापते हैं आपके। तो जो बहुत अच्छे वाले जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 15 के पी के ऊपर चल रहे हैं। अब ये कंपनी अगर आपकी 4 रुपए की ईपीएस इस साल की दिखाती है तो मतलब इसकी इस वक्त जो प्राइस, सही प्राइस होनी चाहिए वो तकरीबन 58 टू 60 के दरमियान होनी चाहिए। अभी 64 पर है, 58 से 60 के दरमियान इसकी प्राइस होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि जून के बाद अगला साल जब शुरू हो जाएगा तो तब इसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 75 तक, अगले साल के एंड तक 75 से 80 तो कम से कम अगले साल के एंड तक जाएगी इसकी प्राइस। और वो कहाँ से ड्राइव हो रही है? वो इसकी अर्निंग से ड्राइव हो रही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आप फंसे हुए हैं अभी तो चलें थोड़ा 2 महीने बैठ जाएं, जिसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, तब आप इसको बेच सकते हैं। अब डाउन साइड स्टॉक के अंदर इतनी नहीं है, इतना ही नीचे जाना है, और नीचे जाएगा भी तो वो आपको और ले लेना चाहिए ताकि आपको ऊपर प्रॉफिट दे दे। तो ये रोशन की बात होगी जनाब। फिर आ जाते हैं आप, काफ़ी लोग जो है मेरे से बात कर रहे हैं लॉर्ड्स की। तो लॉर्ड्स जो है वो 50 के ऊपर अभी चल रहा है। पिछले साल नवंबर में इसने एकदम तीर मारा था ऊपर, तकरीबन 35 से 60 का हो गया था। लेकिन इस तीर के बावजूद ये ऑटो सेक्टर को इसने अंडर परफॉर्म किया। ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, इसने बुरा परफॉर्म किया। पीएनएससी सलमान महमूद साहब, मुझे पहले काफ़ी लोग कह चुके हैं ऐसे नहीं। चले मैं पीएनएससी को भी ट्राई करता हूँ, आज कवर कर लूँ। आई विल ट्राई टू कवर पीएनएससी एज वेल। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था लॉर्ड्स की। तो ये लोग नॉर्मली क्या बनाते हैं? रेडिएटर बनाते हैं और एग्जॉस्ट बनाते हैं गाड़ियों के। और इनकी सब्सिडरी भी है सेल मेल के नाम से, एक सेल के नाम से सब्सिडरी है, एक मेल के नाम से सब्सिडरी है, और एसएमपीएल भी है। फिर ये पीएमसी पाकिस्तान सुजुकी जो है, आपके करोला वाले जो हैं, आपके होंडा वाले जो हैं, आपके मिलर ट्रैक्टर वाले जो हैं, उनको ये रेडिएटर भी सप्लाई करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम भी सप्लाई करते हैं गाड़ियों का। अब अच्छी बात यह है कि इनके, बिकॉज ये सोल सप्लायर हैं इन बड़ी कंपनीज के, तो इनकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन, इनकी एनुअल कैपेसिटी है तकरीबन 150, 1,50,000 यूनिट्स बनाने की। और ये तकरीबन 90% अपनी कैपेसिटी के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। और एग्जॉस्ट और रेडिएटर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये आगे आपकी और न्यू एंट्रेंट्स आ रही हैं, नई कंपनीज आ रही हैं जिनके बारे में आपने भी पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है वो चलती हुई लगती है कि ये शेयर जो है ये चल सकता है। अब अगर इस शेयर की मैं प्राइसिंग करूं थोड़ी सी कि इसको किस तरीके से प्राइस किया जाए, हारिस न्याज साहब, मैं डेफिनेटली मैं ग्रेजुअली चल रहा हूँ अभी। जो लोग जिस सेक्टर के अंदर फंसे हुए हैं, आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दैट, और एक दफ़ा उसको एड्रेस करने के बाद फिर मैं इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चरली लोगों को बताना स्टार्ट करूँगा ताकि चीज़ें समझ आए। सैयद अफान साहब, लोटे केमिकल, मैं बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने टर्म भी याद कर दिया, टटी स्टॉक तो एनीवेज, वापस आता हूँ लोड्स के ऊपर। इसको कंपेयर करें अगर इसके जो बाकी इस तरह के स्टॉक्स हैं ना, जिस तरह थल हो गया, एजीआईएल हो गया, एसपीएल हो गया, तो इसका पी जो बनता है वो तकरीबन 12 का पी बनता है। तो अभी जितनी इसकी अर्निंग्स है उसके लिहाज से ये स्टॉक जो है माजरत के साथ 40 रुपए का बनता है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर अर्निंग ग्रोथ है। अगर अभी ये इस साल 40 का है
अगले साल के एंड तक कि कम से कम भी ये स्टॉक 60 का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब नया साल स्टार्ट होता है तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना स्टार्ट कर सकते हैं, इससे जान छुड़ा सकते हैं आप। फिर अब ये काफ़ी लोग अब मैं और कौन सा चलें, पीएनएससी की बात कर लेते हैं जनाब। 150 पे चल रहा है पीएनएससी। जनवरी में तकरीबन ये 205 तक गया था। अपने सेक्टर को भी इसने आउट परफॉर्म किया था। इनका क्या है कि जी इनके कार्गोज, ड्राई बल्क और लिक्विड कार्गोज जो है वो दुनिया भर में चलते हैं। तकरीबन 9 शिप्स हैं इन लोगों के पास। रियल एस्टेट का भी काम है इनका थोड़ा सा, फिर रिपेयर वर्कशॉप भी है। तकरीबन 660 हज़ार टन जो है डेड वेट इतना उठा सकते हैं लोग। नॉर्मली इनकी जो अर्निंग है थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। अगर आप पीएनएससी को देखें तो इसका इस तरह होता है कि पहला क्वार्टर इसका थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि उसके अंदर ऑयल की शिपमेंट्स कम होती हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद सितंबर वाले क्वार्टर में इनकी अर्निंग अच्छी आती है। फिर उसके बाद अगला क्वार्टर थोड़ा स्लो होता है, फिर जून के अंदर अच्छी अर्निंग आती है। तो इस साल ये लोग तकरीबन इन्होंने 17 या 18 रुपए की अर्निंग इस साल ये लोग दिखा देंगे। और थोड़ा सा स्टॉक के अंदर ट्रिगर ये है कि ये लोग देख रहे हैं कि हम 2 या 3 और टैंकर ले लें और जिससे ऑब्वियसली इनकी अर्निंग के अंदर ग्रोथ आएगी। तकरीबन अगर 2 टैंकर ये और लेते हैं तो 200 मिलियन टन का डेड वेट इनका इंक्रीज हो जाएगा। टोटल डेड वेट ये फिर 800 मिलियन तक की बात आ जाएगी और इनकी अर्निंग जो है वो भी 20% से ऊपर जाएगी। फिर यह है कि अभी ये सीपैक की वजह से थोड़ा सा ट्रेड एक्टिविटी के अंदर भी ग्रोथ आती रहेगी। और फिर इन्होंने एक फ्लीट सर्विस भी स्टार्ट की है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो हो रही है। मुझे अच्छा लगता है ये वाला स्टॉक। अभी अगर उसकी थोड़ी सी प्राइस कम भी हुई है तो मुझे लगता है कि 150 के ऊपर ये बड़ा इससे नीचे जाने वाला स्टॉक नहीं है। मुझे इसकी 160 से 180 के दरमियान जो अगर आप कहते हैं प्राइस वो मतलब मुझे ये लगता है कि इस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक जो है ठीक है। निराश कुमार साहब शुगर सेक्टर का कह रहे हैं। शुगर सेक्टर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है पहले। समराइज कर देता हूँ आपको। पहले पहले पिछली वाली बात मैंने आपको समराइज कर दी कि जो पीएनएससी है मुझे 160 से 180 के दरमियान का शेयर लगता है। तो अब आप देखें आपको किस तरह अर्निंग ग्रोथ इसके अंदर आ रही है। शुगर सेक्टर का जनाब मसला ये है, शुगर सेक्टर वैसे तो हमारे सारे चोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सारा शुगर सेक्टर चोर बैठा हुआ है। इनके क्या मसले हैं जी? एक तो इनका सबसे बड़ा अकाउंटिंग का मसला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसी ऐसी निकाल के लाते हैं कभी भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ शुगर इंडस्ट्रीज फिर भी ऐसी हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिविडेंड देती रही हैं और उनका तकरीबन आरओई भी अच्छा होता है। तो इस तरह की कंपनीज को शुगर इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन पूरी जो शुगर इंडस्ट्री उसके अंदर ये जो एकदम आप लोगों ने पिछले साल जो इसके अंदर देखा कि प्राइसेस इसकी ऊपर जा रही थी, उसकी वजह थी। और उसकी वजह ये थी कि शुगर का इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई थी। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की कीमत ऊपर जा रही थी, तो इनको प्रॉफिट जो इनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई उसके ऊपर मुफ्त का इनको प्रॉफिट मिल रहा था जो इनकी अर्निंग्स को डिराइव कर रहा था, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स ऊपर जा रही थी। इस साल से अब तक मेरे ख्याल में शुगर की प्राइसें कीमतें नीचे आई हैं। मैंने लास्ट चेक नहीं किया, मेरे ख्याल में शुगर की कीमतें नीचे की तरफ आ रही हैं, तो इनके इन्वेंट्री गेन्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए मैं शुगर स्टॉक्स पे फिलहाल इतना बुलिश नहीं हूँ। लेकिन अगर शुगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो फिर शुगर के वो वाले स्टॉक्स जो डिविडेंड भी देते हैं और जिनका आरओई भी अच्छा है, फारान हो गया, एक था ये शकरगंज था, कौन सा था, वो भी अच्छा स्टॉक है। तो इस तरह के शुगर के अंदर देख सकते हैं। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू अनदर स्टॉक, एक और जिस स्टॉक के ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट मांग रहे हैं, एनएमएल के ऊपर भी जनाब पहले बात कर चुका हूँ।
ये पीटीसीएल की बात कर रहे हैं फैजान साहब, या पीटीसी की बात कर रहे हैं टबैको वाले का? पीटीसीएल है तो उसको छोड़ दें, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो सफ़ेद हाथी है आपका, तो कुछ नहीं हो रहा। शाहताज शुगर, बिल्कुल अली अहमद साहब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ एक और स्टॉक जिसके अंदर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। अभी तकरीबन 57 के ऊपर चल रहा है ये वाला स्टॉक, और ये स्टॉक ने अपना बिल्कुल अपने सेक्टर के लिहाज से जा रहा है। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इसने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया पूरे सेक्टर ने। बिल्कुल इसका ट्रेंड वैसा ही है, प्राइस ट्रेंड जिस तरह एफएफसी का है, और उसकी वजह यही है कि सप्लाई यूरिया की बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन फार्मर जो है वो ख़रीद नहीं रहा, क्योंकि फार्म इकोनॉमिक्स जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह से प्राइस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर है, इनकी कीमतों के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया हुआ है। और फॉस्फेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंग्रो का, तो खैर सबको ही पता है, मैं क्या बताऊं आपको बैकग्राउंड। एंग्रो फर्टिलाइज़र मुझे इस वक्त, अगर मैं आपको सही बताऊं तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में सबसे, फर्टिलाइज़र सेक्टर इस वक्त बुरा है, लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर मुझे जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा लगता है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र है। और उसकी वजह क्या है? एक तो इन्होंने अपना बैलेंस शीट बड़ी अच्छी मैनेज की है, इन्होंने अपना डेट उतारना शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी किस तरह बढ़ती जा रही है कि अभी आप देखें तो ₹5 का तकरीबन ये डेप्रिसिएशन जो होता है, ये कैश कॉस्ट नहीं होती है, एक किस्म की हवाई कॉस्ट होती है। तो हवाई कॉस्ट ₹5 पर शेयर की अभी ये चार्ज करते हैं, जो और वो वाला कैश जो है वो पीछे इनके पास जमा होता जा रहा है, तो वो वाला कैश ये इन्वेस्टर को दे सकते हैं। तो इस लिहाज से अरमान साहब, मैंने ये इसी की बात कर रहा हूँ, एंग्रो फर्टिलाइज़र की। तो इसी लिहाज से आप इनके पास जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है वो बड़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से दिस इज़ वन पॉजिटिव ट्रिगर के आगे इनका डिविडेंड पे आउट बढ़ता जाएगा। फिर थोड़ा सा ये है कि आगे पाकिस्तान में आपको जिस तरह पता है हमारे पास पानी कम होता जा रहा है, जितना पाकिस्तान के अंदर पानी कम होता है इतना यूरिया की सेल्स नॉर्मली बढ़ती हैं, एक ये भी एक ट्रिगर है। और फिर ये है कि इनको कंसेशनरी गैस के रेट्स मिल गए हैं, जो एक बड़ी अच्छी बात है। इनके रीएलोकेट हुए थे, कुछ 26 MMCFD की गैस इनको हुई थी, और उसकी प्राइसिंग जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड कर दिया, उसको हटा दिया है। क्या कहते हैं, 2012 की पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी थी मेरे ख्याल में, उससे चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगती हैं। फिर अभी इन्होंने अपनी ब्रीफिंग भी की थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि इन्होंने तकरीबन 30,000 टन जो है वो यूरिया वो अफ्रीका भेजा था, और उसकी कीमत भी तकरीबन इनको 200 200 230 से 240 थी मेरे ख्याल में। बाकी ये लोग कहते हैं कि जी हम लोग सॉरी जी, पता नहीं किस वक्त डिस्कनेक्ट होगी वीडियो। मैं क्योंकि सोच में पड़ा हुआ था मुझे, तो खैर मैं आपसे एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात कर रहा था। एंग्रो फर्टिलाइज़र, आई लाइक दिस स्टॉक। काफ़ी ट्रिगर्स हैं इसके अंदर, और अभी ये लोग जो अपना यूरिया मार्केट के अंदर तकरीबन 1270 की पर टन की बोरी, और डैप जो है वो तकरीबन 2430 का बेच रहे हैं पर टन। तो मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉक जो है, ये इसकी अगर मैं आपको अपने लिहाज से फेयर प्राइस बताऊं, अभी 57 पे चल रहा है, मुझे ये स्टॉक लगता है कि 70 का हो जाएगा। मार्केट सेंट मसला ये 70 का क्यों नहीं हो रहा, वो ये है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। नौमान तारिक साहब, मैं ईपीसीएल के ऊपर पहले बात कर चुका हूँ, जहाँ ज़ेब खान साहब पीएनएससी के ऊपर भी मैंने अभी बात की है। कमिंग बैक टू एंग्रो फर्टिलाइज़र, अगर आप फंसे हुए हैं 57 के ऊपर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है जो आपको पैसे देकर ही जाएगा, आपसे पैसे लेकर नहीं जाएगा। तो वैसे मेरे ख्याल में इसको 70 का होना चाहिए स्टॉक को। अभी 57 पे है, मुझे लगता है कि इसकी प्राइस आगे ऊपर जाएगी। एक और आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पास फ़िलहाल एंग्रो फर्टिलाइज़र कोई नहीं पड़ा हुआ,
तो लेकिन मैं ऑब्वियसली लेने को सोच सकता हूँ। फिर उसके अलावा जी काफ़ी देर से मेरे मुझसे बात कर रहे थे एवीएन का अवेंसियन लिमिटेड जो है। यार एक तो पसीना आ गया मुझे अंदर। खैर 48 के ऊपर चल रहा है एवीएन। 59 से वापस आया, 59 तक गया था, उसके बाद वापस आ गया। पावर के बारे में सुहेल साहब मैं पहले बात कर चुका हूँ, रिजवान साहब पीएसओ के ऊपर भी बात करेंगे। ये कंपनी क्या करती है, एवीएन जो है ये नॉर्मली ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज को। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड सर्विसेज ऑटोमेशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। तकरीबन 60% मार्केट शेयर है इनका। इनके दो कंपैटिटर्स भी हैं जो पाकिस्तान में अनलिस्टेड है, वो बड़े जो कंपैटिटर्स हैं। दूसरा ये है कि इनकी एक सब्सिडरी जो है वो पेंसिल्वेनिया में भी है, और इनके एक सब्सिडरी जो है वो यूएई में भी है। और काफ़ी इनके एक तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को करते हैं, कभी कभी ये टेंडर के लिए भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन 30 से 40 इनके कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी इनको इनकम आती है। इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि इन्होंने दुबई मेट्रो के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया हुआ है। 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि इनका उनके साथ, और यूटिलिटी टनल्स वगैरह के ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है। इनकी 50% सेल्स जो होती है वो लोकल है, 50% जो है वो एक्सपोर्ट्स है। अब इस स्टॉक के अंदर, वैसे स्टॉक अच्छा है लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव ट्रिगर जो आज का आया हुआ है वो आया हुआ है कतर का। इस स्टॉक के अंदर जो एक ग्रोथ स्टोरी आ रही थी वो ये आ रही थी कि कतर रेल के अंदर कतर रेल का इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से इनको तकरीबन $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इनको। कतर रेल का वैसे प्रोडक्ट जो है वो $32 बिलियन का है। तो कतर रेल का प्रोजेक्ट है। फिर फीफा का जो कतर के अंदर आ रहा है वो, लेकिन अब जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है 2022 का, उसकी वजह से स्टॉक को थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर्स मिल रहे थे। लेकिन अब मसला ये हो गया है, कतर का ये जो गल्फ के अंदर इशू चल रहा है उसकी वजह से अब थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं आगे। लोकल जो इनकी सेल्स है वो ये आपकी जो रिफाइनरियाँ हैं, आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। ये टैंक गेजिंग का डिवाइस, मीटरिंग सिस्टम जो है वो, स्कैडा का पूरा सिस्टम जो है वो देते हैं ये लोग। और इन सिस्टम्स का काम ये होता है कि फ्यूल इन और आउट का जो है उसका वॉल्यूम जो है उसको ऑप्टिमाइज करें किस तरीके से। फिर ये ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते होते हैं कि जनाब ये ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग का फायर अलार्म्स दे देते होते हैं। पीआरएल वालों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, आपके एपीएल मारी वगैरह इन सबको ये देते हैं। फिर इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है $120 मिलियन का एंग्रो एलएनजी टर्मिनल के साथ। आगे भी आगे एलएनजी टर्मिनल्स आ रहे हैं, तकरीबन 2 या 3 तो आ ही रहे हैं, उनके साथ भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक 600 MMCFD का पाकिस्तान गैस पोर्ट वाला है, 750 MMCFD का ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है। तो इन एलएनजी टर्मिनल्स का भी ऑब्वियसली इनका कॉन्ट्रैक्ट एवीएन को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है ये चल सकता है। फिर ये लोग, इन लोगों को फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो असल टीम है वो पाकिस्तान में बैठी हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये पाकिस्तान से बाहर कर रहे होते हैं। बाहर इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट टीम नहीं बिठाई हुई, दुबई के अंदर इन्होंने सिर्फ सेल्स के बंदे बिठाए हुए हैं। जब वो सेल्स के बंदे यहाँ आपका क्या कहते हैं दुबई के अंदर पकड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट और हमारे पास पाकिस्तान में भेजते हैं, पाकिस्तान से इनकी टीम जाती है, जाके काम करके आ जाती है। तो इनको काफ़ी सस्ता पड़ता है इंजीनियर। वैसे इंजीनियर अगर दुबई के अंदर $150 पर आवर चार्ज कर रहा है, इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर $32 पर आवर के ऊपर इंजीनियर मिला होता है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देख कर मुझे ये वाला स्टॉक जो है तकरीबन 60 से 62 का लगता है।
अभी काफ़ी सस्ती प्राइस के ऊपर चल रहा है, 48 के ऊपर। तो मुझे इस लिहाज से बस ऑब्वियसली इसके अंदर जो नेगेटिव ट्रिगर इस वक्त कतर वाला आ रहा है वो किस तरीके से प्ले होता है मार्केट के अंदर, वो एक इशू है। अदरवाइज मुझे ये स्टॉक जो है 60 से 62 का लगता है। अगर आप फंसे हुए हैं स्टॉक के अंदर तो मैं एडवाइस करूंगा कि यू कैन वेट अ बिट और उसके बाद आप बेच सकते हैं। तो खैर एनीवेज जनाब, अब तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। आप लोग भी जाकर अफ्तारी कीजिए, मैं भी जाके अफ्तारी की तैयारी करता हूँ। मूसा नकवी साहब एंग्रो फूड्स में डिस्कस कर चुका हूँ, PKJP इंशाल्लाह मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, शाह इफ्तिखार साहब, उमर साहब एंग्रो एंग्रो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी नहीं, अभी के लिए काफ़ी हो गया है। आप लोग भी जाके अफ्तारी कीजिए और प्लीज़ डू मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पेज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज ग्रेजुअली आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ओवर देयर। फिर बाकी भी जितनी रिक्वेस्ट है मेरे पास इस वक्त 100 स्टॉक्स की रिक्वेस्ट है जिनको मुझे बारी बारी कवर करना है। मैं ट्राई करता हूँ कि 3 या 5 स्टॉक भी कवर करूँ, तो ये करूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई स्टॉक के ऊपर बात करे तो आप उसके बारे में अच्छे से लोगों को गाइड कर सकें। देखें, आप लोग इन्वेस्टर्स बनिए। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, आप लोग जिसे कहते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल आप लोग इन्वेस्टर नहीं हैं। आप लोगों को एक अच्छा सा नाम दे दिया गया है, सट्टा कर रहे हैं, हालांकि वो सट्टा नहीं है। इसका असल नाम है, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसे जुआ कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता कि स्टॉक में क्या है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए कि इंफॉर्मेशन आपके पास हो आप जिस स्टॉक को ले रहे हैं, और फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो इरफान अमीर साहब, तुसी दसो। हाँ जी दसो, की कह रहा? अच्छा जनाब, एनीवेज मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि दोबारा आऊँ और आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस। ठीक है इरफान साहब, सरले और हाइनून को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आप फंसे हुए हैं तो मुझे बताइएगा। मेरी ट्राई है कि जो लोग फंसे हुए हैं किसी स्टॉक के अंदर उसको पहले बता दूं उनको, और जो लोग नहीं फंसे हुए वो थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी पे ले आऊँ। तो लेट मी नो, आई ट्राई टू एड्रेस दैट। आप लोग सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और सर ये इतनी गर्मी में सूट ये हम लोग तो गरीब आवाम है, नौकर लोग हैं, तो हम लोगों को सूट ही पहनने पड़ते हैं। इरफान साहब चलें ठीक है, आई डेफिनेटली कम एंड डिस्कस इट। बाकी आप लोग अगर किसी स्टॉक के अंदर फंस जाए, परेशान नहीं हुआ कीजिए। स्टॉक मार्केट, इसने नीचे भी जाना होता है, इसने ऊपर भी जाना होता है। ओवरऑल आपका जो मुल्क है उसकी इकॉनमी अच्छी चल रही है, सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है, अगर वो भी रिजॉल्व हो जाए तो आप लोगों की स्टॉक मार्केट अच्छी जाएगी। अगर कहीं फंस जाते हैं तो यू गाइस कैन एक्चुअली कम अप। नोमान तारिक साहब, आपने लकी की बात की है, नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसको एड्रेस करूँ। काइंडली सजेस्ट 5 मस्ट हैव स्टॉक्स। सर ये बड़ा मसला है, मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि फिर मसला आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी का। तो मैंने इसीलिए मॉडल रखा हुआ है कि आप लोग मुझसे पूछें, जो शेयर मुझे अच्छा लगेगा मैं बता दूंगा, जो शेयर बुरा लगेगा उसको मैं टट्टी कह दूंगा। तो यू कैन आस्क मी अबाउट शेयर्स, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक ट्राई करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि जो आप लोगों की स्टॉक की सिलेक्शन है, या जो जिस तरह के स्टॉक्स आप लोगों को पसंद है उसमें, और जिस तरह के स्टॉक्स नॉर्मली मार्केट के लोगों को पसंद होते हैं उनमें क्या फ़र्क है और क्यों है, ताकि आप लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव करना शुरू करें। उसके उसकी वजूहात आप लोगों के और उन लोगों के स्टॉक्स के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह भी मैं डिस्कस कर लूँगा, तो ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये करें, कोई ब्रोकर आपका जब आपको रिकमेंड करे उससे कहो क्या मुझे बताओ कंपनी का क्या सीन क्या है।
जुआ ना खेलें, प्रॉपरली स्टॉक को देख कर फिर उसके अंदर इन्वेस्ट किया कीजिए। चलें सर, अपना ख्याल रखें। आई विल कम बैक इंशाल्लाह। टेक केयर। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेक केयर, बाय।